Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रोलन बार्थ्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और बेसिकली हमारा उसमें कंसर्न था पीटर बैरी की बुक थ्योरी बिफोर थ्योरी पे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम रोलन बार्थ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को और की आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे, उसके अंदर मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि रोलर बार्थ्स कौन था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोलन बार्थ्स का जो पूरा नाम था वो था रोलन गिरार्ड बार्थ्स। ये एक फ्रेंच लिटरेरी थेरिस्ट था, फिलोसोफर था, लिंग्विस्ट था और सिम्योटिशियन था। ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दोनों से ही बिलोंग करता है। ये आपने याद रखना है, बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि रोलन बार्थ्स स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करता है या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके वर्क्स के जब हम ओवरऑल इसके वर्क्स को एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास इसकी दोनों अप्रोच देखने को मिलती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ही वाज फर्स्ट ही वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड लेटर ऑन ही वाज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर। इसका जो बेस्ट नाउन वर्क है वो है द डेथ ऑफ द ऑथर, जो इसने लिखा था 1967 के अंदर। और इसने जैक डरिडा के जो डीकंस्ट्रक्शन के आइडियाज़ हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर इस वर्क को लिखा। ठीक है, और ये जो वर्क है बेसिकली ये वर्क ही है जिसके थ्रू ये इसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है स्ट्रक्चरलिज्म टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है एस.जी. के नाम से, जो 1970 के लिखा गया, जो बेस करती है बाज़क के एक नोवेला था सैराज़ाइन पे। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। फिर इसके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं अंडर द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स 1966 के अंदर और द प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट 1973 के अंदर। ये जो दो वर्क है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ये देखें, जो द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स हैं इसके अंदर वो हमें स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ बताता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म की जो साइंटिफिक कूलनेस की अप्रोच को दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो द प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट है इसके अंदर वो हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ बताता है। और ये जो वर्क हैं इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्क है ना, इन वर्क के थ्रू ही, यानी पहला इन वर्क जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स है इसके अंदर वो हमें स्ट्रक्चरलिस्ट देखने को मिलता है, और जो प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट है इसके अंदर वो हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर के तौर पे देखने को मिलता है। और इन दोनों के सेंटर में उसने वर्क लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसके अंदर हमें उसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि उसकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर से पहले का जो वर्क है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव, और उसके बाद का जो वर्क है वो है द प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास राइटर है पीटर बैरी, वो अपनी बुक थ्योरी बिफोर थ्योरी के अंदर इसकी शिफ्टिंग को इस तरह बताता है, द डिफरेंस बिटवीन द 1966 ऐसे। ठीक है, ये 96 स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऐसे। ठीक है, एंड 1973 बुक, ये जो बुक है द प्लेयर ऑफ द टेक्स्ट, इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम द टेक्स्ट सीन एज समथिंग प्रोड्यूस बाय द ऑथर। ठीक है, क्या है कि पहले जो टेक्स्ट को देखा जाता था एज समथिंग प्रोड्यूस बाय द ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू द टेक्स्ट सीन एज समथिंग प्रोड्यूस बाय द रीडर। तो टेक्स्ट से रीडर की तरफ जो शिफ्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है इसके डिफरेंस के अंदर। ठीक है, यही डिफरेंस है इन दोनों वर्क्स के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं रोलन बार्थ्स का जो कॉन्सेप्ट है द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, उसके बारे में रोलन बार्थ्स ने अपना एक वर्क लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर 1967 के अंदर। उसके अंदर वो हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टुवर्ड्स पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट राइटर। ठीक है, तो ये जो डेथ ऑफ द ऑथर है इस वर्क के अंदर इसने दिया था। तो बेसिकली द डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये नहीं है कि जो फिजिकली डेथ ऑफ द ऑथर फिर रीडर अरोस होगा और उसके मीनिंग को खुद फाइंड आउट करेगा, नहीं। इसका मतलब है कि जो रीडर ऑथर है उसके मीनिंग को एक साइड पे करके उसके आइडियाज़ को वैल्यू ना दे के रीडर ने खुद अपने वैल्यू आइडियाज़ को फाइंड आउट करना है, उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, इन द टेक्स्ट, ये है द डेथ ऑफ द ऑथर। अब वो कहता है, पीटर बैरिस के बारे में कहता है, इन इट ही अनाउंसेस द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, वो डेथ ऑफ द ऑथर को अनाउंस करता है। द कोरोलरी
ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर इज़ द बर्थ ऑफ द रीडर। इधर कोरोलरी का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होना, किसी चीज़ का नतीजा होना। तो वो कहते हैं नतीजतन क्या हमें देखने को मिलता है कि जो डेथ ऑफ द ऑथर है वही है बर्थ ऑफ द रीडर। यानी ऑथर के जब आइडियाज़ को आप साइड पे रख देते हो तो फिर रीडर बचता है उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। फिर है इट शोज द स्केप फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ टेक्सुअल अथॉरिटी। तो जो टेक्सुअल अथॉरिटी होती है रीडर की, वो उससे स्केप हमें देखने को ऑथर की जो टेक्सुअल अथॉरिटी होती है उसे हमें स्केप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रोलैंड बार्थ्स खुद इसके बारे में कहता है द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। यानी बर्थ ऑफ द रीडर उसी वक्त होगी जब ऑथर की डेथ होगी। नेक्स्ट है द टेक्स्ट इज़ अ टिश्यू ऑफ कोटेशंस, ठीक है, ड्रॉज फ्रॉम द इननंबरेबल सेंटर्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है। जब राइटर अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग को फाइंड आउट करता है, मीनिंग को ड्रॉज करता है। नेक्स्ट है ही रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल व्यू दैट द ऑथर इज़ द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन बाय सेल्डन ने अपनी जो बुक है आ रीडर्स गाइड टू कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थेरी, उसके अंदर उसने ये कोटेशन दी है अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर के कॉन्सेप्ट के। ही रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल व्यू दैट द ऑथर इज़ द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट। ट्रेडिशनल व्यू को वो रिजेक्ट करता है दैट ऑथर इज़ द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट, द सोर्स ऑफ इट्स मीनिंग एंड द ओनली अथॉरिटी ऑफ फॉर इंटरप्रिटेशंस है। तो ये जो रेमन सेल्डन है अपनी बुक के अंदर उनके बारे में कहता है कि इसके अंदर क्या करता है रोलैंड बार्थ्स, वो रिजेक्ट करता है अथॉरिटी ऑफ द रीडर, ठीक है कि और इज़ द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का जो ओरिजिन है वो अथॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट को रिजेक्ट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि इसके अंदर स्केप ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑथर हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसका एक कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, द ऑथर एंड द स्क्रिप्टर, ठीक है। तो इसके अंदर जो द डेथ ऑफ द ऑथर है वो इसके अंदर ये दो कॉन्सेप्ट भी देता है अंडर द नेम ऑफ द ऑथर एंड द स्क्रिप्टर। ऑथर बेसिकली अगर हम लिटरली मीनिंग देखा जाए तो कोई भी जो चीज़ या लिटरेरी वर्क को जो प्रोड्यूस करता है राइटर होता है वो ऑथर होता है, और जो स्क्रिप्टर होता है वो भी राइटर ही होता है। अब इन दोनों के बारे में रोलैंड बार्थ्स क्या कहता है, बार्थ्स इन द डेथ ऑफ द ऑथर आर्ग्यूज दैट द ऑथर्स इंटेंशन इज़ नॉट रेलिवेंट टू द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। यानी जो ऑथर की इंटेंशन है वो रेलिवेंट नहीं है। द ऑथर इज़ आवर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लोन जीनियस क्रिएटिंग आ वर्क ऑफ लिटरेचर। क्या करता है वो क्रिएट करता है वर्क ऑफ लिटरेचर को और अदर पीस ऑफ राइटिंग बाय द पावर्स ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन। तो ऑथर क्या करता है वो अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन पे बेस कर पे जो वर्क को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो स्क्रिप्टर होता है हुज ओनली पावर इज़ टू कंबाइन प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन अ न्यू वे, कि जो प्री एग्जिस्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको न्यू वे में जब वो कंबाइन करता है थ्रू हिज ओन राइटिंग, थ्रू हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो वो स्क्रिप्टर होता है। अब और रोलैंड बार्थ्स ये भी कहता है द डेथ ऑफ द ऑथर के अंदर, ये तो बेसिकली जो इसके ऑथर के बारे में स्क्रिप्टर के बारे में वो कहता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जब भी कोई स्क्रिप्टर, ठीक है, अब किसी वर्क को लिखता है तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऑथर के आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस आपने नहीं देनी। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथर को किसी भी वर्क को पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप ऑथर के बैकग्राउंड को आपने पढ़ लिया, तो आप वही मीनिंग को फाइंड आउट करोगे जो ऑथर ने दिए हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपके पास एक प्रायर नॉलेज है ऑथर के बारे में, तो आप सेम मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह जो ऑथर है वो खुद ही एक स्क्रिप्टर बन जाता है, यानी जो ऑथर के आइडियाज़ है वही एक स्क्रिप्टर फाइंड आउट करता है, तो ऑथर जो है वो ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्टर बन जाता है। तो ये जो थे कुछ इसके आइडियाज़ अबाउट द ऑथर एंड आल्सो द स्क्रिप्टर जो इसने द डेथ ऑफ द ऑथर अपनी बुक लिखी थी उसके अंदर दिए थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय रोलैंड बार्थ्स इन हिज बुक SZ, ठीक है। ये जो वर्क है 1970 के अंदर प्रोड्यूस किया गया, और वर्क जो रोलैंड बार्थ्स हैं इसने ये जो वर्क है ना, सबसे पहले इस वर्क को लिखने से पहले इसने जो बाल्ज़ाक के नोवेल आता है सैराज़ाइन उसको स्टडी किया, उसको एनालाइज़ किया, और उसके अंदर इसने 561 लेक्सेस यानी रीडिंग यूनिट्स को उसके जो मीनिंग थे यानी उस को इसने 561 लेक्सेस या रीडिंग यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया। और फिर बाद में क्या कहा, उसने कहा कि ये जो 561 लेक्सेस हैं इन लेक्सेस को आप रीड कर सकते हैं 5 कोड्स के थ्रू, और वो जो कोड हैं वो यहाँ इसने इस वर्क के अंदर दिए। यानी सारा SZ वर्क के अंदर ये सब कुछ बताता है कि जैसे इसने नोवेला को पढ़ा, ठीक है, और फिर इसके अंदर इसने 561 यूनिट्स बनाए और इसके जो 5 कोड्स हैं उसके बारे में वो बताता है। पहला जो कोड है वो हमारे पास है हर्मेन्यूटिक कोड, ठीक है। ये जो कोड है
हरमेनियोटिक कोड ये बेसिकली कोड रेफ़र करता है इनिग्मास को, मिस्ट्रीज़ ऑफ अ टेक्स्ट को, जो कोई भी राइटर देता है अपने वर्क्स के अंदर। ये जो इसका बेसिक कंसर्न क्या होता है कि जो रीडर पढ़ रहा है तो उसके अंदर जो मिस्ट्रीज़ हैं, यानी कोई जो इनिग्मा दिए हुए हैं राइटर ने, उसको वो फाइंड आउट करता है और थ्रू द क्वेश्चन वो फाइंड आउट करता है ये देखने के लिए कि व्हाट हु इज़ द पर्सन, यानी इस तरह के जो क्वेश्चन वो अरोज़ करता है तो वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके सारासाइन के अंदर वो ली ली ले ज़म्बिनीला जो करैक्टर है, ले ज़म्बिनीला, ये जो एक वुमेन करैक्टर थी उसके अंदर वो खुद अपना एनालिसिस भी इसके अंदर बताता है कि जब मैंने इस वर्क को पढ़ा तो इसके अंदर ये जो करैक्टर थी उसके लिए क्वेश्चन अरोज हुए दैट हु इज़ शी। ठीक है, ज़म्बिनीला कौन थी। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन अरोज होते हैं तो वो हर्मेन्योटिक कोड कहलाता है। तो अब जो उसका नेक्स्ट कोड है वो देता है द सीमिक या सीमेंटिक कोड भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जो सीमिक कोड है ये बेसिकली फोकस करता है कोनोटेशंस पे। जो भी राइटर जो पढ़ता है तो इवोक अपनी डिस्क्रिप्शन या अपनी एनालिसिस के थ्रू जो कोनोटेशन को अरोज करता है वो दैट इज़ कॉल्ड द सीमेंटिक कोड। ठीक है, तो इसके अंदर वो एडिशनल मीनिंग भी दे सकता है। ठीक है, डेनोटेटिव मीनिंग जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी एनालिसिस के अंदर बताता है कि जो ले ज़म्बिनीला का जो करैक्टर था वो हमें कौन से कोनोटेशन देता है। फेमिनिटी के कोनोटेशन देता है, ठीक है, गोस्ट लाइक कोनोटेशन देता है और वेल्थ के कोनोटेशन देता है। नेक्स्ट वो हमें कोड देता है द सिम्बोलिक कोड। अब जो सिम्बोलिक कोड होता है बेसिकली ये वर्ड से ही जाहिर है कि जिसके अंदर सिंबल यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, जो कोई ना कोई हमारे पास सिंबल यूज़ करता है राइटर, तो इसके अंदर वो कहता है कि जो कुछ स्ट्रक्चरल डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर वो हिडन मीनिंग देता है और जो रीडर होता है वो उन हिडन मीनिंग को कंट्रास्टिंग साइंस के थ्रू वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो जो कहता है रोलम बार्थ, वो ये कहता है कि इट इज़ अ बैटल बिटवीन द कॉन्ट्रास्टिंग साउंड, जो यानी जो साउंड्स कॉन्ट्रास्टिंग साउंड मीन्स यानी उसके जो मीनिंग्स है ना उसके जो बिटवीन एक ना बैटल क्रिएट कर देता है, यानी सरफेस मीनिंग हो गया और ये उसका डीपर मीनिंग उसके थ्रू। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट 3 कोड्स इन साराजाइन के अंदर वो कहता है 3 कोड्स देखने को मिलते हैं और ये 3 कोड्स उसने दिए थे कि ये 3 कोड्स हमें साराजाइन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट कोड वो हमें देता है वो है द प्रो एरिटिक कोड। जो प्रो एरिटिक कोड है इसे कोड ऑफ एक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो राइटर है उसको पढ़ने के बाद यानी वर्क को पढ़ने के बाद उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर क्या होता है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर जो साराजाइन है उसका वो रिएक्शन बता रहा है। वो कहते हैं कि जो साराजाइन के अंदर जो नरेटर की गर्लफ्रेंड थी आफ्टर टचिंग द ओल्ड कैस्ट्रेटो को टच करने के बाद उसका जो रिएक्शन था ना वो हमें प्रो एरिटिक कोड को बताता है। ठीक है, और फिर वो ये भी कहता है रोलम बार्थ की जो जब भी आप एक्शन ऑफ टच यानी बेसिकली यहाँ जब इसने साराजाइन की बात की यानी साराजाइन को एज एन एग्जांपल यूज़ करता है तो वो क्या कहता है कि जब साराजाइन के अंदर जब उसने टच किया तो हमें 5 स्टेजेस ऑफ कोड ऑफ एक्शन टू टच हमें देखने को मिलती है। पहला क्या है कि किसी चीज़ को टच करना यानी करेक्टर का, ठीक है, फिर उसका रिएक्शन होना, फिर जनरल रिएक्शन होना, फ्री होना और इसको हाइड कर देना, ये 5 स्टेजेस बताता है। तो जो अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रो एरिटिक कोड क्या होता है, प्रो एरिटिक कोड ऐसा कोड होता है जिसे कोड ऑफ एक्शन भी कहते हैं और जो कंसर्न करता है लॉजिक ऑफ एक्शन और बिहेवियर पे। ठीक है, ये था प्रो एरिटिक कोड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट कोड, तो दैट इज़ द कल्चरल कोड। तो कल्चरल कोड बेसिकली जो कोड इसने बेसिकली जो भी दिए हैं ना वो सारे ही वर्ड से ही अपने मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। क्या है कि सबसे पहले हमने पढ़ा हर्मेन्योटिक कोड, ठीक है, फिर हमने पढ़ा सिंबॉलिक कोड, प्रो एरिटिक कोड जिसे, और फिर हमने पढ़ा कल्चरल कोड। तो जो कल्चरल कोड है बेसिकली ये रेफर करता है कल्चर पे। द कल्चरल कोड इम्प्रेसेस ऑल द रेफरेंसेस ऑफ कॉमन नॉलेज। ठीक है, जो सारे रेफरेंसेस ऑफ कॉमन नॉलेज पे ये बेस करता है और ये एग्री करता है शेयर नॉलेज ऑफ कल्चर पे। ठीक है, और ही सेज दैट ये हो गया। ओके, तो ये जो कल्चरल नॉलेज है ये आपको पता है कि जब भी किसी कल्चर पे बेस पे किसी नॉलेज को फाइंड आउट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द कल्चरल नॉलेज। तो कल्चरल कोड यही है कि जिसके अंदर वो सारे रेफरेंसेस जैसे कि नॉलेज हो गया, फिजिकल नॉलेज हो गया, मेडिकल के बारे में हो गया, साइकोलॉजिकल के बारे में नॉलेज हो गया या लिटरेचर के बारे में नॉलेज हो गया, और जो सारी नॉलेज ये सारे नॉलेज प्रोड्यूस करती है सोसाइटी को जिसके थ्रू यानी जो शेयर नॉलेज भी हो सकता है जिसके थ्रू जो रीडर वर्क के मीनिंग को फाइंड आउट करता है दैट इज़ कॉल्ड द कल्चरल कोड। ठीक है, तो ये जो सारे कोड है ना ये हमें रोलम बार्थ्स ने दिए थे। ठीक है, टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क एंड इज़ फाउंड ऑफ
इन एंड इट इज़ फाउंड इन एवरी स्ट्रक्चर। वो कहता है कि इन किसी भी वर्क के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम इन कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम इन कोड को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जो कोड हैं इन्हीं के थ्रू हम हर वर्क का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे कि हर्मेन्यूटिक कोड बेसिकली क्या होता है, कि जो इनिग्मा पे फोकस करता है, ठीक है। फिर हमने बात की सिमेंटिक कोड की, ठीक है, और फिर इसके अलावा प्रोएटिक कोड की जो एक्शन पे बेसिकली फोकस करता है, कल्चरल कोड की बात की, ठीक है। तो ये तो थे जो कोड्स उसने एसएससी वर्क के अंदर दिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीडरली टेक्स्ट एंड आल्सो द राइटरली टेक्स्ट। ये जो दो टर्म थी इसने अपने एसएससी वर्क के अंदर ही दी थी। और जब रीडरली टेक्स्ट क्या होता है कि जिसके अंदर जो रीडर का रोल होता है वो पैसिव होता है, रीडर रिलाई करता है उसी मीनिंग पे जो ऑथर ने दिया होता है, ठीक है। इसमें जो ऑथर को जो रीडर है ना उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी उसे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड पे, ठीक है। इसका जो रोल होता है मीनिंग को फाइंड आउट करने में वो पैसिव रोल होता है, क्योंकि द रीडर जस्ट रीड द टेक्स्ट एंड क्लियर्स इट्स मीनिंग। वो कहते हैं सिर्फ रीड करता है टेक्स्ट को और ऑथर ने जो दिया होता है मीनिंग उसी को ही उसी पे रिलाई करता है और उसी के थ्रू अपने पॉइंट्स को क्लियर करता है। लेकिन जब राइटरली टेक्स्ट होता है, राइटर की टेक्स्ट वो होता है जिसके अंदर जो रीडर का रोल होता है वो एक्टिव रोल होता है। रीडर क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है टेक्स्ट को और वो जो टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है वो उसकी नॉलेज बेस होती है और इसी के थ्रू वो अपने ओन मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और फिर जो इसने मीनिंग को फाइंड आउट किया होता है फिर उसको लिखता है, जैसा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसका बेसिकली पर्पस होता है टू मेक द रीडर नो लॉन्गर अ कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर नहीं बट अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्स्ट। तो वही द ऑथर द डेथ ऑफ द ऑथर इज द बर्थ ऑफ द रीडर, यानी ऑथर को आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ऑथर का जो रोल होगा वो सेकेंडरी रोल होगा, ठीक है। अब रीडर एक्टिवली तौर पे इसके वर्क के मीनिंग को प्रोड्यूस करने में एक्टिवली तौर पे अपना जो वर्क है वो अपना काम सर अंजाम देगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वाज गिवन बाय रोलन बार्थ्स। तो दैट इज़ द थेरी ऑफ प्लूरल टैक्स। ये जो थेरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरी है, ठीक है, इस यानी थेरी ऑफ प्लूरल टैक्स। इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू द रोलन बार्थ देयर इज़ ऑलवेज मोर देन वन वे टू रीड अ टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को रीड करने की मोर देन वन वे है और इसी तरीके से उसके पे वो फोकस करता है कि देयर आर द प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक फाइंड या एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता और इसी तरीके से जिस तरह एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता इसी तरीके से उसको पढ़ने का जो वे होता है वो भी मोर देन वन वे, यानी एक से ज़्यादा वेज होते हैं, ठीक है। और फिर वो अनकवरिंग अ टेक्स्ट प्लूरल मीनिंग, फिर अब क्या करते हैं कि वो जो टेक्स्ट के प्लूरल मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है कि रीडर के लिए ना सिर्फ इसको रीड जो बेसिकली जो टेक्स्ट है वो जो पढ़ रहा है ना सिर्फ इसको जाहिर सी बात है अगर आप एक मरतबा किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है, या उस पर आप इतनी अच्छे से अपने मीनिंग को फाइंड आउट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू दूस रीडिंग दैट यू डू अगेन एंड अगेन, ठीक है। जो आप अगेन एंड अगेन करते हो वही ये बात करता है कि री रीडिंग पे वो फोकस करता है कि आप री रीड करना चाहिए, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हो तो उसको आप मोर देन वन वे से आप एक तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो प्लूरलिटी ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो टर्म है इटसेल्फ इज़ डिफाइनेबल, ठीक है। तो आप प्लूरलिटी ऑफ द टेक्स्ट पे बात करते हो और जो टेक्स्ट की प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग्स हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो री रीडिंग के थ्रू। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने रोलन बार्थ्स को कम्प्लीटली कवर किया है। रोलन बार्थ्स के बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट, द डेथ ऑफ द ऑथर की एसएससी वर्क के बारे में हमने वर्क को भी डिस्कस किया और एट द सेम टाइम हमने रोलन बार्थ्स के इंट्रोडक्शन को और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। और ऑलवेज रिमेंबर कि इसने जो द डेथ ऑफ द ऑथर एंड द बर्थ ऑफ द रीडर, ठीक है, द प्लूरलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड द राइटरली टेक्स्ट एंड द रीडरली टेक्स्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से याद रखने। इसके अलावा जो एसएससी वर्क के अंदर इसने जो 5 कोर्स दिए हैं उसको भी आपने अच्छे से याद रखना है और इस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अंदर जो बेसिकली मैंने पॉइंट्स बताए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो पीटर बैरी के कोटेशन है वो भी अपने वर्क्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपको अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर पे, रशियन लिटरेचर पे और अमेरिकन लिटरेचर पे और इसके अलावा थेरी पे भी बहुत ज़्यादा लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस
यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रोलन बाथ्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जैक डेरिडा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करें और जैक डेरिडा के साथ साथ हम रिकंस्ट्रक्शन को भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।